टैक्स और मैं हूं आपकी होस्ट मारूफ कुरैशी। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एनालिस्ट जनाब जैद हामिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, ब्रास टैक्स में खिलाफत राशिदा के हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ था जिसको आज हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। हम अदलिया के जो खदोखाल होते हैं इस्लामी मुआशरे में खिलाफत राशिदा में जो थे उस पर हम बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि वो क्या पिलर्स होते हैं जो एक इस्लामी रियासत के जो खदोखाल हैं वो वाजे करते हैं। मजीद हम जानेंगे इस बारे में जैद साहब से। जी सर। देखिए मारूफ, हमने जब ये खिलाफत राशिदा की सीरीज शुरू की थी तो उसका मकसद उसका ये था कि दुनिया को ये वाज़े तौर पर बताया जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा अदल पर मबनी, सबसे ज्यादा सोशल जस्टिस पर मबनी और सबसे ज्यादा इंसानों को इंसाफ देने वाली और माशरे में फलाह पैदा करने वाली रियासत अगर कायनात में कभी हो सकती है या उसकी कोई मिसाल कभी बनी है तो वो खिलाफत राशिदा है। और खिलाफत राशिदा कोई मदीने की सिर्फ एक छोटी सी स्टेट नहीं थी। खिलाफत राशिदा के अगर बॉर्डर्स को आप देखिए, सरहदों को आप देखिए, यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें फैसला किया गया था कि हमने पाकिस्तान को किस किस्म की फलाही रियासत बनाना है और उसमें साफ साफ लिखा था कि बालादस्ती कुरान और सुन्नत की होगी और यहां पर वो निजाम कायम किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत का निजाम होता है। आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उस पर बेस करता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये बदबख्त करते क्या है आज के सियासतदान कि ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बीच में से निकाल देते हैं और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती की बात नहीं करते। अगर आप ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती को आइन से निकाल दें फिर इस आइन की हैसियत एक लाश की सी है, यह आइन कोई मायने नहीं रखता। और जो आर्टिकल 62 और 63 है जिसका ताल्लुक इस बात से है कि साहिब किरदार, बाईमान, अल्लाह के वली, दरवेश और नेक लोग सिर्फ पार्लियामेंट में जा सकते हैं और वही वजीर बन सकते हैं, इन दो आर्टिकल्स पे कोई बात नहीं करता। एब्सोल्युटली हमारी कोर्स के बुक्स तक में नहीं पढ़ाया जाता और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो जब हम लोगों से कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पे आना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन पे आओ, लेकिन फिर मुनाफिकत मत करो। तुम कुरान के एक हिस्से पे ईमान लाते हो, एक हिस्से से इनकार करते हो, इस किस्म की मुनाफिकत बंद करो। ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी यही करते हैं। मुल्क के आइन और 73 का आइन और उसकी बालादस्ती पे तो इनके हलक सूख गए। लेकिन इसी आइन में यह भी लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ तुम कोई काम नहीं कर सकते और यह भी लिखा हुआ है कि चोर, बदकार, एनआरओ से धुला हुआ, नापाक, पलीत आदमी इस मुल्क में एमएनए भी नहीं बन सकता। कुछ ये कि उसको विजारतें दी जाए। आज सारी हुकूमत और सारे ऑपोजिशन मुकदमे भुगता रहे हैं अपने। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि हम इस पॉलिटिकल, जुडिशियल और इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्लेस करें। ये रिफॉर्म नहीं हो सकता। ये हम तफसील से डिस्कस कर चुके हैं और खिलाफत राशिदा के मॉडल में हम बात ही इसलिए कर रहे हैं कि पीपल शुड रियलाइज कि यह सिस्टम रिफॉर्म नहीं हो सकता जो इस वक्त पाकिस्तान में कायम है। इसको रिप्लेस करना पड़ेगा और उसकी मिसालें हम आपको देते हैं। देखिए, किसी भी रियासत की या किसी भी सिस्टम की आपने वायबिलिटी देखनी है, कितना इफेक्टिव है, कितना यूजफुल है, क्या हम उसको अडॉप्ट करें या ना करें, तो रिजल्ट्स ऑन ग्राउंड तो देखे ना क्या है। पहला चलिए लॉ एंड ऑर्डर को उठा के देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आज के दौर में पूरा डेमोक्रेसी और पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ किस्म के निजाम मुसल्लत है उनके लॉ एंड ऑर्डर आपने देख लिया। और खिलाफत राशिदा का लॉ एंड ऑर्डर क्या है कि हजरत उमर फारूक मदीने से निकलते हैं बैतुल मक़दस शरीफ शाम जाने के लिए और अपने गुलाम को साथ लेते हैं। कोई बॉडीगार्ड, कोई डिटेल, कोई सिक्योरिटी का ग्रुप साथ नहीं है, कोई आर्मी साथ नहीं है। खलीफा वक्त जिनकी हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई है, अकेले निकलते हैं अपने गुलाम के साथ ऊंट पर बैठकर। कभी गुलाम ऊंट पर बैठता है, कभी आप पैदल चलते हैं क्योंकि ऊंट पर जगह नहीं है दो आदमियों की। और इस हालत में आप शाम तक सफर करते हैं और आपको कोई खतरा नहीं होता। और जब आप एक दरख्त के नीचे सोते हुए मिलते हैं एक रोमन को, तो वो ये कहता है कि उमर आप इंसाफ करते हैं इसलिए सुकून से सोते हैं और हमारे बादशाह जुल्म करते हैं इसलिए हजारों सिपाहियों में भी इनको खौफ महसूस होता है। लॉ एंड ऑर्डर का तो ये हाल है। आइए अब अकाउंटेबिलिटी ऑफ लीडरशिप का हाल देखते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में दो फाइनेस्ट ऑफ द मुस्लिम जनरल्स थे जिन्होंने पर्शियन और रोमन एम्पायर को उधेड़ के रख दिया। नो डाउट अबाउट दैट। उधेड़ के रख दिया था। सही। उनमें 3 नाम सबसे बड़े, हजरत साद बिन अबी वक्कास, हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह तआला। ओके। ये तीनों, एक ने मिस्र फतह किया, हजरत साद अमर बिन अलास ने, हजरत खालिद बिन वलीद पर्शियन और रोमन एम्पायर दोनों से टकराया जाके, हजरत साद बिन अबी वक्कास कादसिया की जंग में माशफात कादसिया और पर्शियन एम्पायर को उन्होंने ईरानियों को पीछे हटाया। सही। हजरत उमर की अकाउंटेबिलिटी का आलम यह है, एक तो अपनी जात की अकाउंटेबिलिटी। जब उनसे कहा यह गया कि हम आपका हुक्म नहीं मानेंगे कि सबको एक एक चादर मिली है और आपको 2 चादरें मिली हैं, तो उन्होंने फौरन अपने बेटे को प्रेजेंट किया कि वो जस्टिफिकेशन देकर उसने अपनी चादर अपने बाप को दी, वालिद को दी, जिसकी वजह से सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की अल्टीमेट है। ये वो उमर खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं कि जिनके खौफ से जब ये किसी रास्ते पर जाते हैं तो शैतान रास्ता काट के चला जाता है।